हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन है वो है आपका सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपका आने वाला है, आता ही है। तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल लैंग्वेज में आप समझें, ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे गुण धर्म किसी भी सॉल्यूशन के जो केवल और केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट। इसमें आपका सोल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे नेचर के हो, पोलर नेचर के हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिजॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, हमें सीधा सा खेल जो है वो ये समझना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, वो भी किसके, सोल्यूट के, वो इसको अफेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। इतनी बात क्लियर है। 1 MCQ सिंपली इसके ऊपर आ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे तब उसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में यही पूछा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपली इसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करती है, डेट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इट इज क्लियर। वो भी पार्टिकल किसके, वो भी पार्टिकल सोल्यूट के। अब यहाँ पे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 2-3 बातें क्लियर करनी है कि कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे सिलेबस में, या होती कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका डिराइव होके आती है, जो आपकी बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, जो आपकी सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको हेनरी लॉ के बाद देखने को मिलती है, डेट इज राउल्ट्स लॉ। वहां से एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। आपने सबने पढ़ा होगा वेपर प्रेशर है क्या, मेरे भी लेक्चर में आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राउल्ट्स लॉ है, जो ये बोलता है कि वेपर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना। अब एक प्योर लिक्विड है हमारे पास, मान लेते हैं पानी है, वाटर है। इस प्योर लिक्विड का एक अपना XYZ जो भी है प्रेशर है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में। आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या करा, उस पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर आपने कुछ भी ऐड कर दिया, डेट इज कि आपने शुगर का कुछ पार्टिकल ऐड कर दिया, अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, ग्लूकोज ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद वो जो सोल्यूशन बनेगा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अब जो पहले 1 हुआ करता था जो सॉल्वेंट फॉर्म में, अब वो चेंज हो गया। अब वो आगे क्या, 1 से नीचे आ गया, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन में बेटा टोटल वैल्यू तो 1 ही हो सकती है। अब सोल्यूट भी आ गया है, तो अगर 1 ही वैल्यू रखनी है तो किसी एक वैल्यू को तो डिक्रीज होना पड़ेगा। वो वैल्यू कौन होगी, जो इनिशियली फर्स्ट थी, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। तो सॉल्वेंट यानी वाटर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक टर्म आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं RLBP। क्या बोलते हैं इसको, RLBP, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये समझना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RLVP। और ये RLBP कहां से डिराइव होके आएगा, RLBP डिराइव होके आएगा राउल्ट्स लॉ से। क्लियर। चलिए, सेकंड क्या है, एक और नेचर है सॉल्वेंट का या सोल्यूट का या फिर सोल्यूशन का, एक नेचर है जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग या बॉइलिंग। ये दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। मान लेते हैं पानी है, वाटर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273 प्लस 100 डेट इज 373 केल्विन है। अब आपने उसमें नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट मिलाने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। जब आप उसको बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके वो बॉईल होगा। ये जो कंडीशन है, इंक्रीमेंट है किसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वो भी किसके अंदर आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो उसको हम लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन है, जो भी इंक्रीमेंट है, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेम एज कुल्फी हम सबने खाई है, आइसक्रीम खाते हैं, तो उसमें भी आपको एक फैक्ट देखने को मिलता है कि उसमें क्या होता है, नमक होता है। उसका भी कारण आपको अभी समझ में आएगा जब हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड है। उस प्रॉपर्टी में क्या है, डिप्रेशन हो जाएगा, यानी आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, पहले मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है पहले 0 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, अब उससे नीचे चला जाएगा -1, -2, -3, -4, इस तरीके से उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। और यही एक रीज़न है जो अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में या फिर ठंडी जगह पे जब भी आप कार ले जा रहे हैं, बाइक ले जा रहे हैं, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, पेट्रोल भी फ्रीज हो सकता है ना, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस ऐसी कंडीशन से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए क्या तरकीब अपनाई जाती है, उसमें एंटी फ्रीज एलिमेंट्स या एंटी फ्रीज सॉल्वेंट सोल्यूट्स हम मिला देते हैं। कुछ ऐसा आपका मैटर होगा, सब्सटेंस होगा जो हम ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब आते हैं सीधे कहानी प्रेशर पे। देखो अभी देखो, एक हमने 11th में, क्लास 11th में एक इक्वेशन पढ़ी है, डेट इज PV इज इक्वल टू NRT। उस PV इज इक्वल टू NRT का अगर आप बढ़िया से प्रेशर की टर्म में वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, P इज इक्वल टू N/V RT आ जाता है। ठीक है, NRT अपॉन V, जैसा आप चाहें उसको बोलें। N/V जो टर्म है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब मेरा खेल जो है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे एक हम चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने घर में क्या यूज़ करते हैं बेटा, RO यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है जहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होना है, और सॉल्वेंट के मूवमेंट में जहाँ पे भी आपका प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कम प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। और उसको अगर बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में, तो मैं क्या करता हूँ, अपोजिट साइड जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद उसको बैलेंस करूँगा, यानी मैं मूवमेंट को रोकूंगा, नेचुरल मूवमेंट को इधर से इधर करने से पहले। अच्छा, रोक दिया, तो जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया है इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पूरी तरीके से, उसी प्रेशर को हम एक टर्म में यूज़ करते हैं, उसी प्रेशर को हम जानते हैं, डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो टर्म हमारी आ जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि ये नेम ही तो है, अभी इसके आगे हमने कहानी स्टार्ट नहीं की है। फर्स्ट इज RLBP, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा आपका क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कि सारी प्रॉपर्टी एक एक करके हमारी समझ में आ जाए। पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है आपकी RLBP। ठीक है, अब RLBP का क्या खेल है आइए समझते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हम अकेले थे, तन्हा थे, हमारे पास केवल और केवल सॉल्वेंट था हमारे पास बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस कंटेनर के अंदर क्या है, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या पहले हम बात कर रहे थे कि सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं P0A था। ठीक है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और हमें, आपको शायद मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, वी हैव 2 component in a solution, one is solute, second is solvent। और इसका नोटेशन जो मैंने आपको बोला था, सोल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस नोटेशन को आपको याद रखना है। थ्रू आउट द लेक्चर या थ्रू आउट चैप्टर हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी को ही हम यूज़ करेंगे। मैं ये बात इसलिए और बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, काइनेटिक पढ़ेंगे तब भी रहेगा, और सरफेस पढ़ेंगे तब भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट के अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तब भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, B, सॉल्वेंट हमारा A हो जाएगा।
तो हम पी नॉट ए की बात कर रहे थे, तो पी नॉट ए हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर आपने क्या करा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपने इसके अंदर क्या करा, एक लिक्विड ऐड कर दिया। कोई भी लिक्विड है जो आप ऐड कर देते हो, मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई सॉल्वेंट के अंदर आपने सल्यूट ऐड कर दिया, कुछ भी सल्यूट। ये सल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, वॉलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया बेटा, बी ऐड कर दिया। और बी हमारा क्या है, मैंने अब बताया आपका ये सल्यूट है। इसको ऐड जब कर देंगे तो ऐड करने के बाद एक कहानी में चेंज आएगा, ट्विस्ट आएगा कि इसका जो प्रेशर था, किसका प्रेशर बेटा, सॉल्वेंट का जो प्रेशर था, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां से एक नई टर्म हमारे पास आ जाएगी, डेट इज पी ए। और पी ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, और ये जो ऊपर वाला था ये प्योर फॉर्म में था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या फिर आप इसको सीधे इस नाम से भी जान सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका कोई नया रूल नहीं है, या फिर आप ये समझो कि ऐसा नहीं है। भाई सीधी सी बात है, पहले मैं अकेला था तो राजा था, सारी जगह मेरी थी, फिर अचानक से कुछ भी एक भी बंदा अगर आ गया तो आपके लिए लिमिटेशन हो जाएगा। भले ही वो छोटे से कोने में पड़ा रहा है, लेकिन आपका उस कोने का क्या है, जगह क्या हो गई आपकी, ऑक्यूपाई हो गई, आप उस पर जाके कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी रूम में आपका वर्चस्व है वो ठीक है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन वो एक कोना तो है जहां पे जाके आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और इसी से यहां से ही एक राउल्ट लॉ की इक्वेशन डेरिवेशन आती है, वो आती है पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या फिर पार्शियल प्रेशर को बोल सकते हैं। पी ए को आप एक सबसे अच्छी टर्म और यूज कर लीजिए, वेपर प्रेशर की जगह पे आप पार्शियल प्रेशर की टर्म लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, वेपर प्रेशर की जगह पे पार्शियल प्रेशर। क्योंकि भाई पार्शियल प्रेशर क्यों, भाई टोटल प्रेशर अब अकेले सॉल्वेंट का थोड़े ना रहा, टोटल प्रेशर जो है वो अकेले सॉल्वेंट का नहीं है, उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ऐड हो गए, तो हम इसको नाम दे देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन से हमें एक चीज समझ में आती है कि पी ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट ए यानी प्योरली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी जो कि मैक्सिमम होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, उसका मोल प्रभास यानी उसका परसेंटेज कितना है सॉल्यूशन के अंदर। इतना आगे समझ में, तो दो बातें क्लियर हो गई राउल्ट्स लॉ से। ओके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या करा कि एक्स ए की जगह पे इसको एक्स बी के टर्म में लिखने की कोशिश करी। मैंने कहा कि ये मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है ऑलवेज। जितने भी आपके मोल फ्रैक्शंस हैं उनका अगर आप सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी ऑब्वियसली। उसके इक्वल रख दिया हमने। इक्वल रखने के बाद अगर मैं यहाँ से एक्स बी निकालूं तो एक्स बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, डेट इज 1 माइनस एक्स ए, ये आएगी। अच्छा, और एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी। भाई इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो। आप क्या करो, आपके पास एक्स ए वाली टर्म है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू अगर वहां पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इसको और अरेंज करिए तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी। अब क्या करना है, इसको अरेंज करके एक्स बी की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझें, अगर मैं यहां से लिखूं, यहां से इधर आ जाते हैं, अगर मैं यहां से लिखूं पी नॉट ए माइनस पी ए तो ये इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी के, ये हो जाएगा।
और ये जो वैल्यू है ये, इसको हम बोलते हैं बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली बात तो ध्यान रखना, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई जो आपका चेंज आया है वेपर प्रेशर में, किसके, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो चेंज आया है वही आपका क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए, और ये किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स बी के इक्वल है। पहली बात तो ये है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज पी नॉट ए माइनस पी ए। पहले कितना था अब कितना है, दोनों का डिफरेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इस पी नॉट ए की टर्म को हम क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये आ गया। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने क्या करा कि ये जो चेंज है, दिस इज चेंज पी नॉट ए माइनस पी ए, दिस इज चेंज यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नीचे वाली टर्म क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, किसकी, सॉल्वेंट की। तो जब भी हम इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाती है रिलेटिव वैल्यू, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी ये वाली जो टर्म है बेटा, ये वाली टर्म, इसी को हम बोलते हैं RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको आप लिख भी लें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, इन सब के ऊपर ये बात याद रखनी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्चुअली में ये वाली टर्म है जहां पे चेंज इन वेपर प्रेशर यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू, ये जो आएगा निकल के, डेट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गया। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप देख पा रहे होगे ये किसके इक्वल है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। सॉल्वेंट का इसमें लेना देना दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ, मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, किसके, सोल्यूट के। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का उतना ही ज्यादा लोअरिंग होगी, जितना कम मोल फ्रैक्शन उतनी कम लोअरिंग होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें, समझ लें, लिख लें, और इसी से आगे हम बढ़ते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसको लिख लीजिएगा सब लोग, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो अब अगला क्या है बेटा, देखो वो क्या कह रहा है, इसी इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मैं यहां से पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने क्या करा बेटा, अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करी। क्या करा बेटा, एक्स बी, क्या मैं एक्स बी को लिख सकता हूं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। भाई लिखा जा सकता है ना। चलिए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी रिवर्स कर देना है। जो आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर में चेंज करिए, और जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लेके आइए। बहुत सरल से आप इसके डेरिवेशन को समझते जाइए, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो आपको आसानी करने को। तो RLBP एक लाइन में खत्म है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म आ जाएगी हमारे पास पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। ये आ गई इक्वेशन। आप क्या करिए,
इसको कुछ कर सकते हैं क्या? बोलिए। आप एक काम करिए कि इसको इस तरीके से लिख दीजिए, Na/Nb +1, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा देखो, Na/Nb +1, क्यों? Nb/Nb आएगा, Nb/Nb क्या हो गया? +1। इस +1 को इधर ले जाएं तो ये -1 में जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी P0A/P0A माइनस PA -1 इज इक्वल टू Na/Nb। यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? -1 करके हमारी P0A माइनस P0A प्लस P0A माइनस PA इज इक्वल टू Na/Nb। P0A कैंसिल आउट, PA/P0A माइनस PA बचा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, PA/P0A माइनस PA इज इक्वल टू Na/Nb। अब क्या करें, इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। और रेसिप्रोकल अगर आप लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ध्यान से देखें। इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने के बाद इक्वेशन आएगी P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू Nb/Na। अगर आपको सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है, मोल फ्रैक्शन में नहीं जाना है, एन टोटल का खेल नहीं खेलना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एन टोटल मूविंग ऑन एन टोटल। तो आप इसका इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो चेंज है और ये आपकी फाइनल वैल्यू है, तो P0A माइनस PA/PA इज इक्वल टू Nb/Na। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चीज़ और है, आइए यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। इधर का पार्ट तो हो गया होगा, इधर का तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। अरे अच्छे बच्चे हैं आप सारे। ठीक है, हाँ, चलो अब क्या करना है बेटा मेरे, इक्वेशन हमारी रिलेटिव लोअरिंग की क्या है, P0A माइनस PA/P0A, यही है। और इसको ओपन करते हैं तो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Nb/Na प्लस Nb, ये हो सकता है। ठीक है, अरे भाई यही तो कहानी है। अब अगर ऐसा कुछ है और मेरे को एक अजम्पशन दे रखा है, अजम्पशन क्या दे रखा है, अजम्पशन इज इफ number of moles of solute is very less than number of moles of solvent, number of moles of solute is very less than number of moles of solvent। ऐसे केस में आप न्यूमरेटर टर्म को तो बिल्कुल छुएंगे नहीं, उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, उस पर तो जोर भी नहीं है आपका। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर टर्म में आप क्या लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन के तरीके से क्या लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb ये किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली Na के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? और Na के अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल टू Nb/Na। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, कुछ तरीके के क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन भी दिखाई दे रहा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स के बीच में चेंजेस भी दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा वेरिएशन है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, सल्यूट कम है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अप्रोक्सीमेशन से बचना चाहते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना चाहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल उतने ही है, सारा खेल वैसे ही निकल के आएगा। ये हमारी जो टर्म है, दिस इज RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले जो हमारा वेपर प्रेशर है उससे किस तरीके से चेंज होके हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होके वो हमारा कहाँ पहुँचता है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे इस डेरिवेशन में देखा। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में हम यही करेंगे। अगले लेक्चर में यानी अगला जो लेक्चर होगा इसके अगले वाला, उसमें मैं अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस करेंगे। तीनों कर लेंगे क्योंकि उसमें डेरिवेशन नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। फाइनली इसके बाद मैं आपके साथ एक वर्कशीट शेयर करेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जाते जाते एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ओके, चलो एक न्यूमेरिकल लिख लो। देखो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट RLBP relative lowering in vapor pressure if 80 gram of NaOH dissolved in 54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ H2 वाटर। पहला काम क्या करना है, आपको ये समझना है कि मेहनत किस दिशा में करनी है, यानी आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा। कैलकुलेट क्या करना है, RLBP। RLBP अगर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये कैलकुलेट करना है। और ये जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, XB के इक्वल आती है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं XB कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, RLBP मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट NB क्या हो जाएगा, गिवन मास 80, मोलर मास कितना होता है NaOH का 23, 24 और 16 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके 2। ठीक है, अच्छा Na यानी आपका क्या है, वाटर 54 ग्राम है, 18 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, तो ये आपका 3 मोल आ गया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन XB इज इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, डेट इज 2 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। इज इट क्लियर। सो RLBP विल बी, RLBP क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू 2/5। दिस इज द आंसर, ये हमें निकाला था। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो MCQ में आते हैं। अगर आ जाएं इस तरीके के क्वेश्चन तो बेटा बोनस होते हैं, जिसमें कोई मेहनत आपको ज़्यादा करनी नहीं है। आपको सीधे इसमें क्या निकालना है, RLBP अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, डेट्स इनफ। और वो कैलकुलेशन करोगे कैसे, उस कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल है, आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखें, तब जाके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।